हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक और बेहतरीन से सेशन में। और आज करेंगे अपन बच्चा लोग लेक्चर नंबर 14 में क्या सर क्या टू ब्लॉक प्रॉब्लम, जहां बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है, ये गारंटी है। और खूब सारे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, कुछ होमवर्क देंगे। लास्ट क्लास में एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला था, आपने किया था या नहीं वो भी मुझे बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन और धुआं धुआं उड़ाते हैं अपन आगे की कहानी को। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि अ रोप लाइज ऑन अ टेबल। ओके, एक कोई टेबल है अपने पास, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार बात है सर। इस टेबल के ऊपर एक रोप है। रोप मतलब समझते हो ना, रस्सी। हाँ सर बिल्कुल, ये टेबल है मान लो, और टेबल के ऊपर तुमने क्या कर दिया है, रस्सी लगा दिया है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो रोप है, ये इस रस्सी से क्या कर रहा है वो देखो, दोनों रस्सी से क्या कर रहा है देखो, हैंग हो रहा है। ठीक है, ओके, ये टेबल बना दिया अपन ने। अब यहाँ पे क्या है, कोई रस्सी ले लिया, तो रस्सी को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कलरफुल रस्सी बना दूं क्या? चलो सर कलरफुल रस्सी बना देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ये वाला यूज करूँ क्या, ये वाला यूज करूँ क्या? हाँ ये वाला यूज करता हूँ। चलो तो क्या होगा वो देखो, ये रस्सी है सपोज करो, दिख रहा है क्या? विजिबिलिटी है? नहीं है। ओके, दूसरा कलर, रस्सी का कलर कैसा हो सकता है? ऐसा डिजाइन वाला रस्सी है क्या तुम्हारा? हाँ ये ठीक है, चलेगा। ये रस्सी मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। तो यहाँ पे एक पुल्ली बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे ये ऐसे है, ऐसे करके, ऐसे, इससे डायरेक्ट टच तो नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे रखता हूँ। ठीक है, ये रस्सी यहाँ पे हैंग हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, उसको समझने की कोशिश करते हैं सर। बोल रहा है रोप लाइज ऑन द टेबल सो दैट पार्ट ऑफ इट लेज ओवर। लेज ओवर का मतलब कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, ये मतलब है पार्ट ऑफ इट। The rope begins to slide when the length of the hanging part is 25% of the entire length. अब ये क्वेश्चन तो है ही, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे अपन, नीचे कॉपी कर लेते हैं इसको। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, कॉन्सेप्ट याद रखना। इस क्वेश्चन वालों ने तो बोला कि 25% नीचे है, कुछ नीचे है कुछ ऊपर है। मैं इसको एक नए टर्म्स में यूज करता हूं। मान लो x नीचे है और टोटल लेंथ इसका l है, तो ऊपर में कितना होगा बताओ मुझे? ऊपर में l माइनस एक्स होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये x का वैल्यू पता है, 25% ऑफ द इंटायर लेंथ इज हैंगिंग। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो है, ये हो जाएगा l/4 अगर ये टोटल है तो, और ये कितना हो जाएगा 3l/4। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये 25% का मतलब क्या होता है, मान लिया लेट द टोटल लेंथ विल बी l, लेट टोटल लेंथ जो है वो कितना है, लेट टोटल लेंथ जो है वो कितना है मेरे भाई, वो l है। l का क्या करना पड़ेगा, हमें 25% लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, l का जो हैंगिंग पार्ट है, l हैंगिंग जो है वो क्या है, l का 25% है। तो ये हो जाएगा कितना, 25 जा, तो ये हो जाएगा l/4। अगर टोटल लेंथ l है और l/4 नीचे है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3l/4। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोल रहे थे कॉफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द टेबल इज। यहां का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन वालों ने पूछा है हमसे। चलो अब मैं एक जनरल टर्म्स में कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर नीचे वाले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं रोप के बेसिस पे। चलिए सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, शुरू हो जाते हैं अपन। अब अगर यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो क्या होगा, ये जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज 25% द रोप बिगिंस टू स्लाइड। मतलब जस्ट स्लाइड करने के केस में जो नीचे वाला फोर्स होगा, यहाँ पे इतने से पार्ट के चलते जो नीचे की तरफ फोर्स होगा, देखना ध्यान से, वो यहाँ के फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। बोलो मजा आया क्या? ये जो फ्रिक्शन है वो यहाँ का जो हैंगिंग पार्ट वाला फोर्स है, इस पॉइंट पे उसे बैलेंस कर रहा हुआ, क्योंकि इसमें तो फ्रिक्शन होगा नहीं, फ्रिक्शन इस इंटायर लेंथ पे होगा। इस इंटायर लेंथ का मास कितना है, अब क्वेश्चन वो है। इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं लैम्डा। एक नया चीज बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं।
तो लैम्डा को मैंने बोल लिया क्या, मास पर यूनिट लेंथ। इसको बोलती है दुनिया क्या, लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलती है दुनिया, लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलती है दुनिया, लीनियर मास डेंसिटी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं बोलूं कि मास पर यूनिट लेंथ तुम्हें पता है, इतने का मास कितना होगा, तो मास निकालना है तो लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतने का अगर मास मैं पूछूं तुमसे, ये हैंगिंग पार्ट का मास कितना होगा जिसमें मैं mg लगा पाऊं, तो तुम लिखोगे लैम्डा इंटू एक्स, दिस इज मास इंटू जी। ये इतने से का mg है। अगर मैं पूछूं यहां पे नॉर्मल कितना एक्ट कर रहा है, तो तुम पूछोगे इसका mg कितना है, इतने से पार्ट का, इतने से पार्ट का लेंथ ये है, तो इसका मास कितना होगा, लैम्डा इंटू एक्स एल माइनस एक्स इंटू जी। इतना ही फोर्स नॉर्मल के बराबर होगा। अगर मैं पूछूं फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसने बोला जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, इसका मतलब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा, और जब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा तो क्या होगा वो देखना। तब ये जो फ्रिक्शन वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा म्यू इंटू एन, हो जाएगा म्यू इंटू एन का वैल्यू लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। बोलो मजा आया क्या। अब ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है इधर वाला, और इस पॉइंट पे जो टेंशन है, इस पॉइंट पे टेंशन इन सारे मास के चलते होगा, जो ये है, ये टेंशन ही इसको खिसकाने में हेल्प करेगा। तो यहां का जो टेंशन है वो इन सब का mg के बराबर होगा, क्योंकि ये रुका हुआ है। जस्ट बिगिन टू स्लाइड का मतलब होता है दोनों फोर्स बराबर होगा। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है। तो अगर यहां का टेंशन जो ये निकला लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी, किसी को ये दिक्कत तो नहीं हो रहा है लैम्डा इंटू एक्स कैसे हो रहा है, यहां से तो बताया। अगर x यहां पे रखोगे तो मास ऑफ x लेंथ के लिए लिखोगे लैम्डा माइनस एक्स, लैम्डा इंटू एक्स। अगर यहां l माइनस एक्स लिखोगे तो मास ऑफ l माइनस क्या होगा, लैम्डा इंटू l माइनस एक्स। बोलो मजा आया कि नहीं आया। इतना आसान चीज है। तो अब ये हैंग कब कर सकता है, जब इधर का फोर्स बराबर हो। इधर का फोर्स क्या है, ये नीचे वाला क्या है, ये दोनों बराबर हो। तो अब मैं करता हूं यहां पे देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, म्यू लैम्डा एल माइनस एक्स इंटू जी, ये बराबर हो जाएगा किसके, लैम्डा एक्स इंटू जी। अब इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो क्या होगा देखो, ये जी से जी खत्म, लैम्डा से लैम्डा खत्म, तो म्यू का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाता है एक्स डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स। ये चीज अगर तुम ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन तुरंत से बन जाएगा। और यही बताने के लिए मैंने अभी तुम्हें बोला था कि बेटा तुम बनने वाले हो डबल ए आर्मी। बोलो क्या तुम डबल ए आर्मी रेडी हो हथियार लेके। तो अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया सर। अभी तुरंत पूछा था द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द टेबल, और आपने बता दिया एक स्टैंडर्ड वैल्यू कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो म्यू का वैल्यू एक्स बाय एल माइनस एक्स है। एक्स क्या होगा, जो हैंगिंग पार्ट है, एल क्या होगा, जो टोटल लेंथ है। मजा आया क्या नहीं। तो देखो कहने का मतलब नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाले पार्ट का रेशियो होता है, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाले पार्ट का रेशियो है। देखो कितना आसान बना दिया मैंने क्वेश्चन को। तो नीचे वाला पार्ट यहां पे कितना है जल्दी से बताओ। तो म्यू मैंने अभी तुरंत बताया, नीचे वाला पार्ट यानी कि लेंथ नीचे वाला पार्ट बाय लेंथ टेबल वाला पार्ट, इन दोनों का रेशियो ही तो है क्या, म्यू। तो ये चीज जब तुमने याद कर लिया कि नीचे वाला पार्ट बाय ऊपर वाला पार्ट का रेशियो होता है, तो कहानी ही सेट हो गया भैया। तो ये तो सेकंडों में उड़ा दिया ना तुमने बेटा। हाँ, नीचे वाला पार्ट कितना है, एल बाय 4, ऊपर वाला पार्ट कितना है, ये वाला 3l बाय 4। तो ये देखो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, खुपाच ये टकाक टकाक, कितना आंसर आ गया 1/3। 1/3 तो को दुनिया क्या बोलती है 0.33। लेकिन ये है डबल ए आर्मी, तो ये समझ गया और वो 4 डालेगा, आंसर ले आएगा। क्या कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का रोप वोप वाला 4-5 डालोगे? एकदम मजा आ गया है तुम लोगों को, जल्दी से बता दो। यस सर, एकदम बढ़िया। साउंड वाउंड एकदम ठीक है ना भाई? बड़ा डरता हूं मैं आजकल, पता चल गया। रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला इन द फिगर सोन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए ऑफ मास 20 kg एंड द हॉरिजॉन्टल टेबल इज 0.2। जब यहां पे 0.2 है तो यहां पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। एफ मैक्स क्या होगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.2,
एन कितना होगा 200 न्यूटन का, है ना। ऊपर नॉर्मल कितना है 200, इंटू क्या करोगे 200, पॉइंट टू के 10 खुपाच, तो क्या हो गया 2 2 जा 4, हो गया 14 न्यूटन का फोर्स। यहां पे 14 न्यूटन का फोर्स लग गया, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, बोल रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम मास मिनिमम कितना है ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक जस्ट बियॉन्ड विच ब्लॉक स्टार्ट मूविंग। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम मास। अब तुमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि मिनिमम मास कितना है जिससे कि ये जस्ट मूव कर जाए। मिनिमम मास के लिए यहां का जो टेंशन फोर्स होगा वो यहां का 40 न्यूटन को बराबर कर रहा होगा, यही मतलब है। कोई परेशानी की बात नहीं है, नहीं सर। अब यहां का मास जो होगा वो mg नीचे कर रहा होगा, जो यहां पे ये बनाया है क्या मैंने यार, 40 न्यूटन को ओवरकम कर दे तो ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड होगा, मतलब दोनों फोर्स जब बराबर हो जाए तो 40 बराबर mg मैं करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। m और g का वैल्यू लिख लूंगा 10, m का वैल्यू कितना होगा 4 kg। अगर ये m 4 kg रख देता हूं मैं तो ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल शायद ऐसा क्वेश्चन करवाया था, मुझे याद आ रहा है। तो ये तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया, बोलो मस्ती बड़ा गेम है, कर लोगे। लेकिन अब आएगा मजेदार कहानी। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया जरूर बताओ, क्योंकि इसमें तो बेटा दिमाग का रियल यूज होने वाला है। इसमें बेटा दिमाग का रियल यूज होने वाला है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द सिचुएशन एज सोन इन द फिगर। Forces 120 Newton and 100 Newton starts acting when the system is at rest. अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मेरा एक एक लाइन याद रखना। पहला काम होता है ये चेक करो कि क्या ये टोटल सिस्टम एक्सेलरेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जिधर ज्यादा फोर्स है उधर से देखो, पहले चेक कर लो कि एक्सेलरेशन हो सकता है नहीं हो सकता। मैंने बताया था 120 जब इधर खींच रहा है तो अगर ये इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा तो यहां पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 90, उसे इसे ओवरकम करना होगा। हाँ सर, इस 90 के बाद इसे 60 न्यूटन को भी ओवरकम करना होगा। हाँ सर, तो 90 और 60 150 हो गया, फ्रिक्शन ही 150 हो गया, और पीछे तो 100 और है ही, यानी कि 120 वाला 150 को ओवरकम कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। मतलब ये इधर एक्सेलरेट नहीं हो सकता। इधर चेक करो, ये तो 100 है, इधर 120 है, ये तो वैसे ही नहीं करेगा सर। तो ये पता चल गया कि ये जो सिस्टम है ये ऑलवेज एट रेस्ट होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यही होता है कि दोनों तरफ का एक्सेलरेशन चेक कर लो कि ये इधर तो एक्सेलरेट नहीं कर सकता, इधर तो एक्सेलरेट नहीं कर सकता। जेईई एडवांस में 1997 में पेपर लीक हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत पुराना हो गया ना यार, 97 की बात कर रहा हूं, बात समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग। 97 की बात कर रहा हूं, कितना साल हो गया बताओ तो मुझे। 7 साल इधर, 27 साल पुरानी बातें हो रही है आज के डेट से, 27 साल पुरानी बातें हो रही है भाई। तब का एक क्वेश्चन ऐसा ही था, लोग सोच ही नहीं पाए क्वेश्चंस को, और बहुत वो पहली बार जेईई एडवांस का पेपर लीक हुआ था, सोचो, और गेम हो गया था तगड़ा। वहां पे एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, लोगों को लगा ही नहीं ये चीज। ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया था, 2 ब्लॉक, और 2 ब्लॉक जब इंक्लाइन प्लेन पे हो या स्मूथ सरफेस हो, समझ लो तगड़ा क्वेश्चन बनेगा। अब तो ऐसे सिचुएशन में पहले चेक करना पड़ता है क्या कहीं एक्सेलरेशन पॉसिबल है या नहीं है। इसको करने के लिए नेट फोर्स इधर का ले लो और दोनों फ्रिक्शन सारा इधर ले लो, नहीं हुआ। नेट फोर्स इधर का ले लो, फ्रिक्शन ये और ये इधर ले लो, नहीं हुआ। मतलब क्या नहीं हुआ सर, एक्सेलरेशन नहीं हुआ, क्योंकि 120 150 से ज्यादा नहीं है, और इधर 100 तो 150 और 120 का सम से कहां ज्यादा है। तो ये ब्लॉक ऑलवेज एट रेस्ट रहेगा, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ऑलवेज एट रेस्ट रहेगा। ये चेक करो पहले। अब ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन संभव ही नहीं है, अब रेस्ट है, ये तो पता चल गया, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, तुरंत से ये काम करना होता है। अब दूसरा चीज देखो, अब एक एक करके सॉल्व करो। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 90 लगा, तो यहाँ पे कितना टेंशन लगेगा 30, क्योंकि ये पता चल चुका है कि ये रेस्ट पे है। अब ये रस्सी मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये 30 है, तो 30 30 30 30 30 30 30, यहाँ पे 30 लगेगा। अब अगर इसे रुका हुआ रहना है, जो कि है ऑलरेडी,
ये तो रुका हुआ है ना यार, ये तो कंफर्म है कि ये रेस्ट पे है। अब ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड यहां पे कितना है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है कितना, 100 को ओवरकम करने के लिए 70 न्यूटन का रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जबकि अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, अवेलेबल फ्रिक्शन है 60 न्यूटन का। फ्रिक्शन अपने औकात से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, ये मैं बार बार बोलता हूं। औकात कितना है इसका 60 का, और रिक्वायर्ड कितना है 70 का। क्या ये कर पाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। जितना है उतना ही कर सकता है ये। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 60 न्यूटन का है, जबकि रिक्वायरमेंट 70 का है। मतलब अभी तक जो फिजिक्स हमने सोचा वो गलत फिजिक्स है। ये ब्लॉक इधर नहीं हम स्टार्ट ले सकते क्वेश्चन को, कि 30 लेने के बाद रिक्वायरमेंट 60 का है, रिक्वायरमेंट 70 का है, औकात 60 का ही है। इसका मतलब ये तो ये बोल रहा है कि 60 और 30 90 इधर का हो गया और 100 इधर का हो गया, एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन यहां से हमने देखा कि ये ऑलवेज रेस्ट पे है। तो जो फिजिक्स हमने सोचा वो गलत है। यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। फिर दूसरा चीज सोचो, यानी कि यहां से ये कंफर्म पता चला कि 30 न्यूटन का फ्रिक्शन यहां पे संभव, 30 न्यूटन का टेंशन संभव नहीं है। ये पता चला कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 70 का, अवेलेबल 60 का है, तभी ये रेस्ट पे रहेगा। और ये कंफर्म है कि ये रेस्ट पे रहेगा। ये कैसे सर? क्योंकि अभी तो समझाया था कि 120 इधर है और 150 इधर है, 100 इधर है। अरे 250 न्यूटन का फोर्स लगता तब ये इधर एक्सेलरेट होता, अदरवाइज 50 60 इधर है, 90 इधर है, 120 इधर है। अगर इधर एक्सेलरेट करना है तो ये वैल्यू 150 प्लस 120 270 न्यूटन का चाहिए होता है। दोनों में से कुछ भी नहीं था, यानी कि ये सिस्टम तो रुका हुआ है। लेकिन ये पता चल गया कि ये 30 न्यूटन से ये नहीं रुक पाएगा, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया हमारा स्टेटमेंट। क्या बात तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ क्या? तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन इसीलिए जबरदस्त बनता है कभी कभी। तो दिस इज फिजिकली नॉट पॉसिबल कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो अवेलेबल से ज्यादा हो जाए। सो योर सॉल्यूशन इज रॉन्ग, ये गलत सॉल्व किया, 30 न्यूटन आंसर नहीं होगा। अब इसी को दूसरा, मैं इसीलिए इसको रहने दे रहा हूं और कॉपी किया मैंने। अब दूसरे तरीके से सॉल्व करो। इस तरीके से सॉल्व करके देख लिया कि 30 न्यूटन तो आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरे तरीके से सॉल्व करो। इधर से नहीं हुआ सॉल्व, अब इधर से करो। ऐसे ही करना होता है क्वेश्चन को। 100 इधर लगा तो यहां पे 60 लग जाएगा। इसे रुका रहना है, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि ये हमने पहले निकाल लिया है। तो यहां पे 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। स्ट्रिंग के अंदर एवरीवेयर टेंशन सेम होता है। यहां पे 40 लगेगा न्यूटन और यहां 120 लगा है। तो इसको अगर रोकना है तो फ्रिक्शन का जो अवेलेबल वैल्यू है वो 90, लेकिन रिक्वायर्ड है 80। तो ये कम तो लगा ही सकता है। फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके एफ मैक्स तक होता है। ये 0 से 90 के बीच में ही हो सकता है। और यहाँ रिक्वायर्ड 80 का है तो ये लगा देगा। तो 80 और 40 120 ये रेस्ट पे रह गया, हमारा काम संभव हो गया। और यहाँ पे ये 100 और इधर 60 और 40 100 ये भी रेस्ट पे हो गया। दोनों रेस्ट पे है। हमारा आंसर पता चल गया हमें कि यस, हम अपने बात को सफलतापूर्वक सॉल्व कर चुके हैं। और ये बात सीख लिए हैं यहाँ पे कि ये जो 60 और 40 100 न्यूटन है और ये 120 और इधर 120 है, इस तरीके से ये बिल्कुल सही है। और अवेलेबल फ्रिक्शन जो है वो 90 था और रिक्वायर्ड 80 है, तो ये लगेगा भी। यानी कि एक्चुअल टेंशन जो इसने पूछा है क्वेश्चन में वो देखो, क्या फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो 40 न्यूटन है। तो इसीलिए जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो बड़ा बेहतरीन बनता है। और जो जो चीज बताया वो तुम्हें सॉल्व करना होता है। सबसे पहले चेक करना होता है क्या ये एक्सेलरेशन में हो सकता भी है या नहीं। फिर चेक करने के बाद तुम्हें ये चेक करने के बाद टेस्ट करना पड़ता है कि किधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा और उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। एकदम मस्त वाला समझ आ गया है बच्चा लोग और पूरा सीख लिया तो जरूर कमेंट करने के बाद बताना 2 ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डन डन डन। तो ये तो 2 ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन था। यहाँ पे एकदम चेक करना होगा। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेंगे। अब प्रॉब्लम आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम आगे बढ़ता है अब जब हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक। अब फिजिक्स से रियल गेम करने वाला है और तुम्हें मजा आने वाला है। चला देखना
इस चीज को समझाने के लिए मैं हमेशा दो एग्जाम्पल कोट करूंगा। चलो, एक ब्लॉक है सपोज करो, और नीचे एक और दूसरा ब्लॉक है सपोज करो। हमारे पास दो ब्लॉक है, हमारे पास क्या है, दो ब्लॉक है मेरे भाई। जल्दी से आ जाना यहाँ पे, कौन सा कलर, ये, हाँ, दो ब्लॉक है, ठीक है, एक के ऊपर एक है। चलो सर, मजा आया। इसको हमने रख दिया स्मूथ सरफेस पे। चलो, इसको हमने कहाँ पे रख दिया, स्मूथ सरफेस पे। अब देखना ध्यान से, इसका कुछ मास है। अब वैल्यू ले लेता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आए। 10 kg का इसका कुछ मास है, सपोज करो 5 kg का, और तुमने फोर्स लगाया, जिसके ऊपर बोलोगे उसके ऊपर फोर्स लगा दूंगा। इसके अंदर मैंने एक फ्रिक्शन दे दिया, कितना, म्यू का वैल्यू दे दिया 0.5 मान लेते हैं। अब बोलो किसके ऊपर फोर्स लगाना चाहते हो, पहले वाले के ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर, किसके ऊपर लगाना चाहते हो? तो तुम लोगों को तो दिक्कत हमेशा होता है, तो दोनों पे लगा के दिखाते हैं। तो नीचे वाला क्वेश्चन में नीचे वाले पे लगा रखा है, तो अभी ऊपर वाले पे लगाता हूं मैं, ठीक है। चलो, इधर की तरफ फोर्स लगा दिया। अब इसमें देखना, तुम्हें आसान बना दूंगा, बस तुम्हारा 5 से 7 मिनट चाहिए, दिमाग एकदम शांति से। इस चीज को समझाने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन रेज करना चाहता हूं, ठीक है। तुम लोग बताना जरा सा मुझे। एक पेज ऐड करता हूं और एक क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज कर लो कि तुम्हारे घर में तुमको मन कर गया बकरी पे बैठने का। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, मान लो, मानने में कुछ चाह रहा है क्या? नहीं सर, चलो, बकरी का मुंडी, बकरी का आंख, 2 आंख होगा ना, ठीक है। ये क्या बना रहे हो सर? बकरी बना रहा हूँ, बकरी, बकरी नहीं तो गोट। तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले हो ना, मैं भूल ही जाता हूँ। चलो, ये क्या 2 अलग अलग पैर बना दिया क्या? अरे मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है, 5 उंगली होता ही नहीं बकरी को यार, नहीं पता मुझे। चलो, कोई बात नहीं है। चलो, पूछ होता है कि नहीं, पता नहीं। बकरी के ऊपर तुम्हें बिठा दिया मैंने, ठीक है, और तुम बैठ गए यहाँ पे। चलो, बहुत मजा आया सर। अब रस्सी उस्सी कुछ भी नहीं है, तुम छोटे हो, है ना, ऐसे। चलो, अब बकरी को मन किया कि वो थोड़ा एक्सेलरेट करके आगे मूव करते हुए जाए। बकरी को कुछ घास वास, कुछ बढ़िया चीज खाने के लिए मिल गया, आगे रोटी, ठीक। तो बकरी चलना शुरू कर दी, टिक 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 टक। मेरे क्वेश्चन का आंसर करना, बकरी भी ध्यान मत दो। मुझे बताओ कि जब बकरी आगे की तरफ एक्सेलरेट हुई है ए से, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? जल्दी से बताओ। क्या तुम एक्सेलरेट किए या नहीं किए, ये भी बता दो। अगर बकरी के ऊपर तुम बैठे हो और बकरी धीरे धीरे एक्सेलरेट हुई ए से आगे की तरफ, तो क्या तुम जो बकरी के ऊपर बैठे हो, तुम भी एक्सेलरेट हुए या नहीं हुए? सिंपल बात है, तुम बोलोगे हाँ सर बकरी के ऊपर ही बैठे हैं, तो थोड़ा सा तो आगे चली जाएंगे ना, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, तुम्हारा एफबीडी बनाते हैं। चलो, तुम्हारा जब मैंने एफबीडी बनाया, तुमने बोला मेरे ऊपर ए एक्सेलरेशन है, क्योंकि बकरी के ऊपर मैं हूं, बकरी का एक्सेलरेशन है, तो मेरा भी एक्सेलरेशन ये होगा। यही बात है। जैसे सपोज करो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोट किया, अगर मैं इसको एक्सेलरेशन ए दे दूं और ये दोनों साथ साथ चल रहा हो, सपोज करो ये दोनों साथ साथ चल रहा हो, तो ये जब ए से एक्सेलरेट हो रहा होगा तो ये भी ए से एक्सेलरेट हुआ होगा। क्या बोलते हो? सही बात है ना भाई? हाँ सर। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है, जब तुम्हें फ्रिक्शन का डेफिनेशन बताया गया था, तब तुम लोग क्या बोले थे? फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा ही तुमने बोला था? फ्रिक्शन अपोजेस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा ही तुम बोले थे या नहीं बोले थे? मुझे कमेंट करके बता दो ना। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो करते हो। जैसे कि मान लो ये वाला बॉडी है और इसके ऊपर मैंने एक बॉडी है और मैंने यहाँ पे ये रफ सरफेस है, मैंने फ्रिक्शन दिया, ये वेलोसिटी दे रहा हूं, देखना रुक गया ना। किसने रोका इसके मोशन को? किसने रोका? रुक गया ना। किसने रोका इसको? मैं तो नहीं रोका, मैं तो वेलोसिटी देके छोड़ा था। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो जो वेलोसिटी देते वही चलता रहता है इनफाइनाइट टाइम तक। हाँ सर। तो यहाँ पे ये ब्लॉक और इसके बीच का जो सरफेस है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो मैंने ऐसे वेलोसिटी दिया, टक टक, तो रुका ना, रुका ना। देखो ज्यादा बढ़ा रहा हूं तो थोड़ा दूर जाके रुक रहा है। इसको कौन रोक रहा है? कौन इसके मोशन को अपोज किया?
फ्रिक्शन, तो मेरा एक स्टेटमेंट है फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये सही है या गलत है, मैं इसको आइडेंटिफाई कराना चाहता हूं। अब इस वाले एग्जांपल में तो मैं बड़ा अच्छे से तुम्हें बताया कि फ्रिक्शन अपोज किया मोशन को, लेकिन अब दूसरा एग्जांपल जो सामने कोट किया हूं मैं कि तुम बकरी के ऊपर बैठे हो, बकरी का एक्सेलरेशन ए है और तुम बकरी के ऊपर हो तो बकरी के साथ साथ चल रहे हो, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना होगा, तुम बोले ए होगा। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे है कि तुमको किसने फोर्स लगाया वो बताओ ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स होगा तभी तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ए हुआ होगा। बात तो सही है सर, तुम्हारा एक ए एक्सेलरेशन किसने दिया, ये मेरा क्वेश्चन है। इस ए एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये जानना चाहता हूं तुमसे। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन ए, बताओ मुझे। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन ए, कौन सा ऐसा फोर्स है जो ए एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन ए, बताओ मुझे कौन सा फोर्स है। द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द गुड एंड योर शर्ट पैंट, जो भी तुम्हारा टच कर रहा होगा गोट के सरफेस से, उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा आगे जाने के लिए। तो हमेशा ये गाना गाएगा, जब ये गोट चल रहा होगा तो ये गाना गाएगा चल मेरे साथ। तो ये जैसे ही गाना गाया होगा चल मेरे साथ, तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन ही होगा आगे की तरफ, जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस मास को इस ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो तुम्हारा जो मोशन होगा, जो ग्राउंड फ्रेम में बैठे किसी आदमी को दिख रहा होगा कि तुम भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हो, वो ए एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है, दैट रिस्पॉन्सिबल फोर्स इज फ्रिक्शन इटसेल्फ। और फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे एक्सेलरेशन के लिए। तो जो मैं स्टेटमेंट यहां लिखा था फ्रिक्शन अपोजेस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो गलत हो गया। हाँ सर सही बात है। टेक अनदर एग्जांपल। अभी तो मैंने बताया तुम्हें कि यहां पे मोशन देके रुक जा रहा है, लेकिन सपोज करो ये यहां पे है, देखना अभी मेरा हाथ यहां पे है, वो कॉर्नर पे है, और मैंने इस ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन से खींचते हुए यहां तक लेके आ गया। क्या ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है, क्या इसका भी एक्सेलरेशन जितना इसका एक्सेलरेशन मैंने दिया उतना ही है? हाँ सर। क्या ये दोनों साथ साथ चल रहा है? हाँ सर। क्या ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं? हाँ सर। अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, ये ब्लॉक, इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट हुआ था। इस ब्लॉक को आगे ए एक्सेलरेशन किसने प्रोवाइड किया? द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक। क्या बात समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन कितना मजेदार है। अगर मैं यहां पे फ्रिक्शन रखा और अपने हाथ पे इसको चला रहा हूं, एक्सेलरेशन दिया, तो ये यहां से यहां चला आया ना यार, कौन लाया इसको? द फ्रिक्शन बिटवीन दिस एंड दिस। अगर ये स्मूथ होता तो ये सीधा नीचे गिरता, ये पास हो जाता और ये सीधा नीचे गिर जाता, ऐसा होता। बहुत तेज झटका देने से ऐसा हुआ, जानते हो क्यों? क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन इतना ज्यादा था कि फ्रिक्शन जो लग रहा था वो इतना एक्सेलरेट कर ही नहीं पाया इसको। जब धीरे चला रहे थे तब फ्रिक्शन जो था वो इसे एक्सेलरेट कर पा रहा था। अब मिल ही नहीं रहा, कहां चला गया यार? हाँ इधर चेयर के नीचे घुस गया। फ्रिक्शन जो है जब धीरे चल रहा था तब फ्रिक्शन इसके ऊपर इतना कैपेबल था कि इसको एक्सेलरेट कर रहा था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए करता हूं ताकि तुम्हें फील आए कि ये स्लिप कर रहा है। जब मैं स्पीड में बढ़ा रहा हूं तो ये स्लिप कर रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट है। यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है? द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। तो अब फ्रिक्शन यहां पे अपोज कर रहा था एक एग्जांपल पे, यहां पे फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है। तो समटाइम्स फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, समटाइम्स फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन। जो बचपन में पढ़ते थे, ये एविल भी है और क्या है ये, जल्दी से बताओ। फ्रिक्शन दोनों चीज है, तुम्हें कभी हेल्प भी करता है, कभी तुम्हें प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। गेटिंग आ रहा है समझ में? पूरा का पूरा दिमाग सेट हो रहा है तुम लोगों का? क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? रोड पे जब साइकिल चलाते हो
तो जब प्योर रोलिंग मोशन हो रहा होता है, और जब कीचड़ में कभी साइकिल चलाया हो गांव में, कीचड़ में चला के देख लो, हालत खराब हो जाती है भाई, साइकिल ही नहीं चल पाता। वहां पर फ्रिक्शन अपोज कर रहा होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो रही होती है, और यहां पे फ्रिक्शन प्योर रोल कराने में हेल्प कर रहा होता है। तो समटाइम्स फ्रिक्शन अपोज भी करता है, समटाइम्स फ्रिक्शन जो होता है वो सपोर्ट भी करता है मोशन को। हियर फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो दूसरा एग्जांपल जो अभी मैं इसे ब्लॉक को फेंक रहा था उसके ऊपर, उसमें फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअल में फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है, लेकिन किसे? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सही लाइन है, रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो तुम्हें मजा आ जाएगा। अब ये यहां पे देखने की कोशिश करो, यहां पे जब मैं इन दोनों के बीच में मोशन किया, ये रुका हुआ है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसको मैंने कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे दिया, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगा, तो फ्रिक्शन एक्शन आके अपोज किया। लेकिन जब फ्रिक्शन यहां से यहां पे ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अपोज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, एवरीथिंग इज सेम। ऐसे सिचुएशन में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, एक दूसरे का वेलोसिटी डिफरेंट नहीं है, दोनों बार बार साथ में चल रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इस बार फ्रिक्शन क्या किया? फ्रिक्शन सपोर्ट किया इन दोनों को, और इससे पहले बार क्या किया था? फ्रिक्शन अपोज किया था मोशन को। क्या बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई? तो जल्दी से फटाफट से बता दो। फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब रिलेटिव मोशन नहीं हो, दोनों साथ साथ चलते रहे, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? सपोर्ट करने लगेगा। लेकिन जब रिलेटिव मोशन हो, एक आगे चले एक पीछे चले, दोनों अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग एक्सेलरेशन से चले, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। तो फ्रिक्शन अपोज किसे करता है? रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को करता है। फ्रिक्शन एक साथ साथ चलने वाले ऑब्जेक्ट को कभी भी फ्रिक्शन अपोज नहीं करता। मस्त वाला मजा आया तो समझ में आ जाओ। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समटाइम्स फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में आएंगे तब हमेशा ये लाइन मेरा याद रखना। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन गाना गाएगा चल मेरे साथ। फ्रिक्शन अंतिम समय तक कोशिश करता है कि हम साथ साथ चलें, लेकिन फ्रिक्शन का औकात फिक्स होता है। औकात मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फिक्स है, कितना होगा? म्यू इंटू एल। अगर इससे ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाए तो यह हाथ खड़ा कर देगा, तब तो भैया जो करना है करो। वही हो रहा था यहां पे, वही हो रहा था यहां पे। जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा था, तब तक इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन था वो अपने मैक्सिमम औकात को अचीव नहीं किया था। जब मैंने ऐसे किया, देखा क्या हुआ? देखा क्या हुआ तुम लोगों ने? ये नीचे गिर जा रहा है क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन बहुत तेजी से दिया। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इन दोनों को साथ साथ चलाने के लिए जो इस सिचुएशन में था वो ज्यादा था जितना अवेलेबल फ्रिक्शन है, तो वो नहीं हुआ। फिर ये क्या किया? ये अलग एक्सेलरेशन से चला और ये अलग एक्सेलरेशन से चला, तब तक ये लेंथ ही कम था, तो इसीलिए इसको मौका ही नहीं मिला, ये फिसल के गिर गया। देखा तुम लोगों ने? ये फिसल के गिर गया। गेटिंग? फिजिक्स को समझने की कोशिश करो। तो ये दोनों साथ साथ चलाने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन का औकात फिक्स है। तो औकात तक तो ये साथ साथ चलेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट औकात से ज्यादा हो जाए, हाथ खड़ा कर देगा, भैया छोड़ दो, माफ करो, तुम जाओ जहां जाना है, मैं तो अब गिरने वाला हूं। आया बात समझ में? तो ये 2 लाइन पे पूरा का पूरा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को मैं उड़ा दूंगा एकदम मजेदार तरीके से। बस मेरा लाइन याद रखना। बस फ्रिक्शन गाना गाएगा और औकात से ज्यादा अवेलेबल होगा तो हाथ खड़ा कर देगा। समझ में आया ना? फ्रिक्शन गाना गाएगा, क्या हम साथ साथ चलेंगे, और ये अंतिम समय तक कोशिश करेगा हम साथ साथ चलें, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो अवेलेबल से ज्यादा अगर हुआ तो हाथ खड़ा कर देगा, क्योंकि इसका औकात इतना ही है, म्यू इंटू एन। और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया साथ साथ चलने के लिए, तो क्या करेगा बेचारा? हाथ खड़ा कर देगा।
ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे फ्रिक्शन भी डाल के सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्मूथ करके यहाँ फ्रिक्शन, ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। पर ये अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट्स को। हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो देखो। हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले एफ मैक्स निकालेंगे। क्वेश्चन वाला क्या पूछेगा, बोलेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन बताओ जिससे ये साथ साथ चले, बोलेगा फ्रिक फोर्स लगा दिया इस पे, बोलेगा कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, फोर्स इस पे लगा दिया, बोलेगा दोनों का एक्सेलरेशन बताओ, फ्रिक्शन बताओ, या दोनों पे फोर्स लगा दिया, एक पे फोर्स इधर एक पे फोर्स इधर लगा दिया। ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हीरो और हीरोइन बनाने वाला हूं अभी मैं, तुम्हें टेंशन मत लो, रेडी रहो बस। देखो क्या दंगल करते हैं अभी बस। तो यहां पे गेम ऑन हो चुका है सर। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, यहां पे देख लो, यहां पे फोर्स लगाया है मैंने, देख लो ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, इसको हटा देता हूं अभी। सबसे पहले हमेशा हम मान के चलेंगे कि ये साथ साथ चल रहा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो पहला पॉइंट है ब्लॉक ए मूव्स फॉरवर्ड ऑलवेज। तो नाम मुझे पता नहीं है कौन सा किसका है यार, ड्यू टू फ्रिक्शन देयरफॉर, ओके इसका नाम रख देता हूं मैं ए। अब ये जो एफ फोर्स मैंने लगाया, ये एफ क्या करेगा, गाना गाएगा, ए को बोलेगा चल मेरे साथ। अब ए के पास स्मूथ सरफेस है, तो ये 5 kg वाला ए को बोलेगा चल मेरे साथ, तो 5 kg वाला ए के ऊपर इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। अगर 5 kg वाला ए को बोलेगा चल मेरे साथ आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन आगे लगा, तो एक्शन रिएक्शन में 5 kg के ऊपर फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना कितना आसान हो गया अब तुम्हारे लिए। बस एक गाना गाना है, चल मेरे साथ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो ये इसको फ्रिक्शन लगा के बोलेगा चल भैया, तो ये बोलेगा ठीक है, फ्रिक्शन जितना कैपेबल होगा तब तक चलूंगा मैं। तो यही बोल रहा है, ब्लॉक ए मूव्स फॉरवर्ड ऑलवेज ड्यू टू फ्रिक्शन, देयरफॉर फ्रिक्शन ऑन इट मस्ट बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो मैंने लिखा है। फ्रिक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सरफेसेस आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, बिकॉज दे मेक्स, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अगर पहला चीज कब कैसे पता चलेगा, गाना गाएगा चल मेरे साथ, तो जैसे ये गाना गा के इसको बोला चल मेरे साथ, आगे ले गया, तो इसके पीछे पे किधर लगेगा फ्रिक्शन, इधर पीछे की तरफ लगेगा। क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया, मजा आ गया, क्रिस्टल क्लियर सेट हो गया। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा कि इसको टेकल कैसे करेंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन गाना गा के आएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, इसी को मैं कॉपी कर देता हूं, ठीक है, और ये जो चीज मैंने लिखा हुआ है इस सबको हटा देता हूं मैं, ये सब चीज जो मैं लिखा हुआ हूं। चलिए सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब इस सबको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरा बात, अब मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन अप्लाइड। तो हमेशा क्वेश्चन में मैं यही पूछूंगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, अवेलेबल फ्रिक्शन, सब कुछ। तुम्हारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन का, तुम एफ मैक्स निकाल लो। निकाल लिया एफ मैक्स, कितना, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन यहां पे है, तो यहीं का टेंशन काम आएगा, यहीं का नॉर्मल काम आएगा। तो नॉर्मल यहां पे कितना लगेगा, 50 न्यूटन का। जहां का फ्रिक्शन वहां का नॉर्मल, यहां का नॉर्मल काम नहीं आएगा। फ्रिक्शन यहां का है, नॉर्मल यहां का काम आएगा। नॉर्मल है 50 न्यूटन का, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है जल्दी से बताओ, 0.5 इंटू एन कितना है, 50 न्यूटन का, तो ये हो जाएगा 10, ये और ये खत्म, ठीक है। बिल्कुल कोई भी परेशानी तो नहीं है बच्चों, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो अभी तक हमने फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन से निकाला। नॉर्मल वहां का जहां का फ्रिक्शन, यहां का नॉर्मल मत निकालो। यहां का नॉर्मल कितना होगा, ये 10 और 5 15 kg 150 न्यूटन नीचे आएगा। लेकिन क्या उसकी आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पे है, इसीलिए इस जगह का नॉर्मल हमें लेना है। ध्यान रखना ये सब चीजें, क्लियर हुआ। इसका औकात है फ्रिक्शन का 25 न्यूटन का,
25 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। 25 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, इसको वो बता दो। 25 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है वो निकाल लो। कितना निकालोगे? 25 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर लगेगा वो क्वेश्चन है। सर वो नीचे वाले के ऊपर लगेगा, इसके वाले के ऊपर लगेगा सर, इसके वाले पे 10 केजी पे लगेगा सर। इसके ऊपर लगेगा 10 केजी के ऊपर। ये क्या हो रहा है? हाँ, 10 केजी का जब तुम एफबीडी बनाओगे तो इसके पीछे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये स्मूथ है। ये इसको बोलेगा चल मेरे साथ, इसके पास फ्रिक्शन ही है जो 25 न्यूटन का है और यही ये 10 केजी को एक्सेलरेट कर सकता है। यानी कि इस ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो हो सकता है कितना? 25 डिवाइडेड बाय 10, 25 का फोर्स डिवाइडेड बस, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैक्सिमम ये जा सकता है। अगर उससे ज्यादा कोई ले जाने की इसको कोशिश करेगा तो ये बोलेगा मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं, तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर। पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला फाइंड एफ मैक्स सो दैट बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर, सो दैट both the blocks move together। क्या ये चीज क्लियर हुआ तुम लोगों को? ये कैसे निकलेगा सर? क्योंकि इसका मैक्सिमम औकात जो है वो 2.5 का है, 2.5 से ज्यादा नहीं जा सकता। ये फोर्स का मैंने मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो मैक्सिमम वैल्यू के टाइम पे ये दोनों बॉडी को मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा। क्लियर हुआ? इस लाइन को 2-3 बार सुनो। तो अगर मैं पूछूं एफ मैक्स कितना होगा तो उसका आंसर होगा ये 10 और 5 15 टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन होगा 2.5। बोलो मजा आ गया क्या? पॉइंट उड़ाओ तो हो गया 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 15 इंटू 5 75/2, 75/2 न्यूटन। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 35 2 37 है ना, 37.5। क्या मैं सही हूं? हाँ मैं सही हूं। 37.5, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। 37.5 न्यूटन का जब तुम फोर्स लगाओगे तो ये दोनों साथ साथ चलेगा। कितना एक्सेलरेशन से चलेगा? 2.5 के एक्सेलरेशन से चलेगा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया मैंने? सबसे पहले फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात निकालो। फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात जिस पे लग के एक्सेलरेट करेगा उसका एक्सेलरेशन निकालो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ये साथ साथ चलने वाला। इससे ज्यादा अगर मान लो कोई यहां पे 37.5 से ज्यादा फोर्स दे दिया तो इसका एक्सेलरेशन तो 2.5 ही रहेगा और ये ज्यादा एक्सेलरेशन से जाने लगेगा। मजा आया तुम लोगों को? अभी तुरंत मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा लेकिन स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला काम ही यही करना है, गाना गाना है। कौन सा गाना? हम साथ साथ चलेंगे। हम साथ साथ चलेंगे तो कौन किसको कौन चलाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्स इसके ऊपर लगा था तो ये इसको चलाता, फोर्स इसके ऊपर लगा है तो ये इसको चला रहा है। जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है उसके अपोजिट वाले को फोर्स चला रहा होता है फ्रिक्शन। तो जिसे फ्रिक्शन चला रहा होता है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स और इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को टोटल मास से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन खत्म। पहला क्वेश्चन खत्म। इस सिचुएशन में 37.5 तक का अगर फोर्स लगता है तो दोनों साथ साथ चलेगा और उसका आंसर होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज करो क्वेश्चन चेंज करके मैंने 37.5 से कम लगाया फोर्स और एक बार ज्यादा लगाया फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, अब मैं यही क्वेश्चन है देखते जा रहे हो और इसको एक और पेज कॉपी कर लेता हूं। मैं एक और क्वेश्चन बनाऊंगा। मैं इस बार 37 से ज्यादा लगाया। मान लो मैंने F का वैल्यू लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स। अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तब मेरा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। 50 न्यूटन के फोर्स के टाइम पे ये ब्लॉक जो है ये 2.5 से चलेगा।
2.5 से चलेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम का 2.5 ही है। लेकिन यहां पे जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल चुका है कि इसका मैक्सिमम का 2.5 का है, लेकिन 10, 5, 15 अगर ए निकालोगे ज्वाइंट वाला तो ये हो जाएगा 50/15। 50/15 करोगे तो ये 15 3 जा 45 बचा 5, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 चलता जाएगा। ये 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, जो कि यहां संभव ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों भैया? क्योंकि नीचे वाले को फ्रिक्शन जो है वो 25 ही लग सकता है, और 25 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम, और ये 10 kg का है, तो नीचे वाले का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो 25/10 2.5 ही पॉसिबल है। लेकिन अगर ये साथ साथ चला तो ये 3.3 की रिक्वायरमेंट मांग रहा है। ये हाथ खड़ा कर दिया, नहीं जा सकता मैं। मेरा को चलाने के लिए सिर्फ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन से ज्यादा मैं नहीं चल सकता मेरे भाई, तुझा जहां जाना है। तो ये चेक करने का तरीका है कि ये साथ साथ चलेगा या अलग हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा, ये मैक्सिमम जा सकता है 2.5 से, और ये बोल रहा है साथ साथ चलने के लिए तुम्हें 3.33 से चलना होगा। ये हाथ खड़ा कर देगा, तू जा, तो ये जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में तो इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका अलग होगा। इससे सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा होगा जो 2.5 से चला रहा होगा, और इसके ऊपर ये इसको बोलेगा चल मेरे साथ, तो फ्रिक्शन आगे लगा तो इसका रिएक्शन फोर्स पीछे लगेगा। तो अब 5 kg का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा मेरे भाई, तो 5 kg के एफबीडी के ऊपर एक फोर्स 50 न्यूटन का इधर लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन 25 का इधर लग रहा होगा। ये फ्रिक्शन होगा जो एक्शन रिएक्शन होगा। इसका एक्सेलरेशन जो होगा मान लेते हैं वो A1 होगा। वो A1 जो होगा नेट फोर्स 50 - 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा होगा। ये वाला ब्लॉक ऊपर वाला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाएगा, लेकिन नीचे वाले को सिर्फ फ्रिक्शन चलाएगा, ये 2.5 से चलेगा। इस सिचुएशन में फ्रिक्शन कितना लगेगा? एग्जैक्ट 25 न्यूटन का एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। रिलेटिव मोशन स्टार्ट तब होता है जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है। सीख रहे हो 2 ब्लॉक को कितना आसान बना रहा हूं। क्या करना है? फ्रिक्शन निकालना है, फ्रिक्शन के चलते गाना गाना है, चल मेरे साथ। जो दूसरा वाला ब्लॉक होगा उसको सिर्फ जिसे सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा होगा उसका एक्सेलरेशन निकाल लेना है, ज्वाइंट एक्सेलरेशन निकालना है। अगर वो ज्यादा है इससे तब ये दोनों अलग अलग चलेगा, अगर ये ज्वाइंट इससे कम है तो ये दोनों साथ साथ चलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं मैं, 30 न्यूटन का देता हूं। इस बार दूसरे वाले में मैं देता हूं कि 30 न्यूटन का फोर्स है। जब 30 न्यूटन का फोर्स है तो इस 10 kg का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन से इसका एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू 25/10 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अवेलेबल है। इतना ये कर सकता है, इतना औकात है इस फ्रिक्शन का। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन ज्वाइंट का 30 डिवाइडेड बाय 15 2 का। तो जब धीरे से चलेगा तो अब यह आराम से चलेगा, तो यह पॉसिबल है। इस बार ये दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उससे कम है, ये कम में ये चलेगा साथ साथ। इस बार ये दोनों साथ साथ चलेंगे, और हमेशा साथ साथ चलेगा जब ये मैक्सिमम फोर्स से कम फोर्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी सही है। 37.5 तक का वो मैक्सिमम फोर्स है जिससे ये दोनों साथ साथ चल रहा है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन है कि जब 30 न्यूटन का फोर्स होगा तब एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना होगा? जब 30 न्यूटन का फोर्स होगा तो एक्चुअल ये दोनों जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चलेगा। उस केस में इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा वो तुम्हें पूछा जाएगा।
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड ऑल्सो फाइंड फ्रिक्शन अप्लाइड। फ्रिक्शन अप्लाइड, कितना फ्रिक्शन अप्लाइड होगा, कितना काम कर रहा होगा। तो ऐसे केस में इसका औकात है 2.5 तक जाने का, और ज्वाइंट ये 2 से ही डिमांड कर रहा है, तो ये 2 से चल देगा, बोलेगा साथ साथ ही चलेंगे, साथ साथ चल गया। तो अब ये 10 केजी वाला भी 2 से ही चल रहा होगा, और इसे चलाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल फ्रिक्शन होगा। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इस केस में कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो देखो ये इस बार 20 न्यूटन का ही फ्रिक्शन यहां पे लगेगा। ये क्या किया था फिर सर, ये चेक किया था। ऐसे क्वेश्चन को चेक करना होता है, इस बार ये चेकिंग हुआ, इसका क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर है कि इस बार दोनों ज्वाइंट चलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, एंड इस केस में नीचे वाले को फ्रिक्शन ही चलाएगा जो मास इंटू एक्सेलरेशन 2 से 20 चलेगा। अब तुम 5 केजी का एफबीडी बनाओ तो 30 इधर लगेगा, यहां 20 लगा तो ये भी इसको 20 ही लगाएगा, तो 30 माइनस 20 बचा 10/5, ये भी 2 से आ जाएगा। मजा आ रहा है 2 ब्लॉक में। अब तुम्हें अभी तो एक केस क्लियर कर रहा हूं मैं, एक में मैंने 3 चीज बता दिया, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं कि पूछेगा क्या तुमसे। अब 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है यहां पे फोर्स लगा दिया नीचे वाले पे, पहले ऊपर पे लगाया था, बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो फिर से देखो यहां पे फोर्स लगाया था, इस बार 2 केजी को कौन चलाएगा। 2 केजी को चलाने के लिए जो जन्म लिया है वो फ्रिक्शन जन्म लिया है। 2 केजी को यहां का जो फ्रिक्शन है वही चला पाएगा। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो बताओ। मैक्सिमम वैल्यू यहां पे हो जाएगा म्यू इंटू एन, यहां का नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा ये थोड़ा सा अच्छे से लिखो, ये नॉर्मल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 न्यूटन का, तो जहां का फ्रिक्शन वहां का, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। म्यू 0.5, एन कितना है 20, तो ये हो जाएगा पॉइंट खत्म 10 न्यूटन का, यानी कि ये फ्रिक्शन हो जाएगा 10 न्यूटन का। बोलो मजा आया क्या। 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स होगा, देख रहे हो। 10 न्यूटन का फोर्स के चलते इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, तो 10/2, यानी कि ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मैक्सिमम जा सकता है। अब ये बोला है कि ये साथ साथ चलना है, तो अब हमें इन दोनों को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चलाना होगा, तभी ये दोनों साथ साथ चल रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात है और ये फोर्स भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। इसीलिए हम ऐसे केस में करते हैं एफ मैक्स इज इक्वल टू मास कितना है 4 और 6, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है 5, तो ये हो गया 30 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स है। यानी कि 30 न्यूटन तक के फोर्स पे ये दोनों साथ साथ चलेगा। उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो दोनों अलग हो जाएगा, उससे कम रखोगे तो भी दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन 5 नहीं होगा, इसका ये मतलब है। अगर 30 से कम रखा, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक और क्वेश्चन बना देते हैं इसी को कॉपी करके। वाह सर बहुत बढ़िया, इस बार इसी को कॉपी करके मैंने नया क्वेश्चन बनाया। कौन सा बताओ अगर मैं यहां पे 30 से कम दिया, 20 न्यूटन का फोर्स देता हूं या 24 देता हूं, अच्छा लगेगा तुम्हें, 24 न्यूटन का फोर्स देता हूं, तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा, तो क्या हो जाएगा इस केस में बताओ मुझे। तो तुम्हें पता है रिक्वायर्ड जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये 24 जो है वो कितना एक्सेलरेशन दे सकता है वो निकालो, तो ज्वाइंट एक्सेलरेशन निकालो। तो 24 डिवाइडेड बाय 6, ये 4 ही जा रहा है, अभी यही तो बताया था। अगर ज्वाइंट एक्सेलरेशन फोर्स से कम आ जाए मैक्सिमम से, तो ये दोनों साथ साथ चलेगा। इस बार 24 पे भी ये साथ साथ चलेगा और दोनों 4 से जाएगा, लेकिन इस बार इस 2 kg के ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा। फ्रिक्शन क्या 10 न्यूटन का लगेगा? नो,
कितना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा वो ऐसे निकालो। ये चल थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, 2 ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा और ये 2 kg का है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, वो 2 इंटू 4 8 न्यूटन का ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस केस में। जब 24 न्यूटन का फोर्स लगाया तुमने तब ये 5 से नहीं जाएगा, उससे कम जो होगा उससे ये दोनों साथ साथ जाएगा, यानी कि 30 से नीचे किसी भी फोर्स से ये हमेशा साथ साथ जाएगा और जो साथ साथ वाला एक्सेलरेशन होगा उससे जाएगा। और उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से हमेशा कम लगेगा, हमेशा कम लगेगा। तो एक और नया क्वेश्चन बना के रख दिया तुम्हारे लिए, और ऐसे ही खूब सारे क्वेश्चन 2 ब्लॉक के ऊपर अभी करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन अब तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूं ताकि तुम लोग दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं ऐसे 10 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन समझ आ रहा है? मुझे ये बात कमेंट करके जरूर बताना कि 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट बात यही है सर कि पहले चेक करो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, उसके लिए मैक्सिमम फोर्स का यूज करो और गाना गाओ कौन साथ साथ चल रहा है। उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से निकालो कि मैक्सिमम फोर्स कितना है जिससे ये साथ साथ चलेगा। अगर उस फोर्स से कम है तो वो साथ साथ चलेगा, लेकिन जो फोर्स निकालेगा उससे चलेगा। अगर मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा है तो दोनों अलग अलग चलेगा। अलग अलग के केस में ये वाला हमेशा अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलेगा। और दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बना के सॉल्व करो, जिसे ऊपर एक क्वेश्चन में किया है मैंने। क्लियर हुआ? तो अब तुम्हें मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर एक क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे होमवर्क, अच्छा ये वही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे होमवर्क दिया मैंने 2 ब्लॉक के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन यहां पे होमवर्क दिया मैंने 2 ब्लॉक के ऊपर। और ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे अपन करेंगे, राइट बच्चा लोग? तो अपना मकसद बिल्कुल पूरा होना चाहिए। और अगर आपने सीखा है फ्रिक्शन को अच्छे से तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्लास कंप्लीट फिर से न्यूमेरिकल सेशन होगा जिसमें धुआं उड़ाएंगे और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे, इंक्लाइंड के ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 2 ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर ये सेशन वैल्यूएबल है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। एंड इंपॉर्टेंट बात, इसको वहां तक फैलाइए जहां तक बच्चे हैं, जहां तक उन बच्चों को पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन लेक्चर्स को, जिनको रियल में इनकी जरूरत है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बचवा लोग एंड बचवी लोग। मिलेंगे एक और मस्त और धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। आज ही दूसरा लेक्चर भी आएगा, इसमें अपन 2 ब्लॉक के न्यूमेरिकल्स लेंगे जो कि 8:30 के आसपास आएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।